एपिसोड की शुरुआत हॉकिंस मेमोरियल हॉस्पिटल के बेसमेंट में होती है, जहां एक बहुत ही जज्बाती मंजर देखने को मिलता है। मैक्स मेफील्ड, जो पिछले 2 साल से कोमा में थी, अचानक अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही उसकी होश वापस आती है, सबसे पहले उसकी नज़र अपने बॉयफ्रेंड लूकिस सिनक्लेयर पर पड़ती है, जो वहां रॉबिन बकली, कैरन व्हीलर और विकी डन के साथ मौजूद था। मैक्स धीरे धीरे अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करती है, क्योंकि 2 साल से लेटी रहने की वजह से उसका जिस्म कमजोर हो चुका था। लूकिस और मैक्स रोते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं और मैक्स उसका शुक्रिया अदा करती है कि वो पूरे वक्त उसके साथ खड़ा रहा। इतने में वहां जिम हॉपर, 11, एल, माइक व्हीलर और काली प्रसाद भी आ जाते हैं और इस खुशी के मौके पर शामिल हो जाते हैं। रॉबिन सबको बताती है कि मैक्स इस वक्त कहाँ है और क्या हुआ था, और वो ये भी दिखाती है कि कैसे माइक की माँ कैरन ने बहादुरी दिखाते हुए डीमन डॉग्स के एक पूरे झुंड को मार गिराया था। लेकिन इस खुशी के बीच मैक्स को अचानक एक खौफनाक एहसास होता है। वो समझ जाती है कि वेक्ना अब बहुत गुस्से में होगा, क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया है और अब उसे हॉली व्हीलर की सेफ्टी की चिंता होने लगती है। इसी दौरान कहानी हमें एक और खौफनाक जगह ले जाती है, जहां हॉली व्हीलर एक बंद स्ट्रक्चर यानी किसी किस्म के कुकून के अंदर होश में आती है। वो बड़ी मुश्किल से उस कुकून को फाड़कर बाहर निकलती है और अपने गले में फंसे हुए एक टेंटिकल को खींचकर निकाल फेंकती है। वो जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स की उल्टी होती है। जब वो आसपास देखती है तो उसे अपने बेहोश दोस्त बड़ी बड़ी मीनारों में कैद दिखाई देते हैं और ऊपर वाइन्स में वेक्ना का जिस्म लटका हुआ नजर आता है। हॉली उस पेन ट्री नामक स्ट्रक्चर से भागती है और एक वीराना जगह पर पहुंचती है, जिसे डायमेंशन एक्स कहा जाता है। अचानक वेक्ना की आंख खुल जाती है और वाइन्स उसे नीचे ले आती है। हॉली डर के मारे क्रेटर्स की तरफ भागती है और वेक्ना धीरे धीरे उसका पीछा करता है। भागते हुए हॉली का पैर एक गड्ढे में फंस जाता है, जो सीधा अपसाइड डाउन की तरफ जाता है। जैसे ही हॉली उसमें से गुजरने की कोशिश करती है, वो हवा में ट्रांसपोर्ट हो जाती है और चिल्लाते हुए नीचे की तरफ गिरने लगती है। अब नज़ारा बदलता है अपसाइड डाउन के हॉकिंस लैब की तरफ, जहां जॉनथन बायर्स और नैन्सी व्हीलर एक बंद कमरे में फंसे हुए हैं। तभी अचानक स्टीव हैरिंगटन एक फायर एक्सटिंग्विशर से वहां जम चुके गूप की दीवार को तोड़ता है और उन्हें बचा लेता है। डस्टिन हेंडरसन भी उनके साथ मिल जाता है और वो लोग वहां से निकलते हैं। डस्टिन उन्हें समझाता है कि जिसे वो लोग शील्ड जनरेटर समझ रहे थे, वो असल में एग्जॉटिक मैटर है, जो अपसाइड डाउन को अपनी जगह पर पकड़े हुए है। वो मार्टिन ब्रेना की डायरी दिखाता है, जिससे पता चलता है कि हॉली और बाकी बच्चे डायमेंशन की दूसरी तरफ नहीं है, जिससे वो सब परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें बाहर से हॉली की चीखने की आवाज आती है। वो चारों बाहर भागते हैं और देखते हैं कि हॉली हवा में तैर रही है और मदद के लिए चिल्ला रही है। लेकिन फिर अचानक वो वापस ऊपर आसमान की तरफ खींच ली जाती है। वेक्ना अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बेहोश हॉली को वापस पेन ट्री में खींच लेता है और उसे वापस उसी स्पायर में कैद कर देता है। वापस असली दुनिया के हॉकिंस में एरिका सिनक्लेयर, मरी बाउमन और स्कॉट क्लार्क अलग अलग जगहों पर खड़े हैं। उन्होंने गुब्बारों के साथ स्ट्रिंग्स बांधी हुई हैं ताकि वो डस्टिन के टेलीमेट्री टैग की लोकेशन का पता लगा सके। मरी वॉकी टॉकी पर बहस करता है कि उन्हें अब रुक जाना चाहिए, लेकिन तभी स्कॉट को एक आइडिया आता है और वो सबको अपने गुब्बारे काटने को कहता है। जैसे ही वो ऐसा करते हैं, उनके ट्रैकर्स डस्टिन की सही लोकेशन पकड़ लेते हैं। हॉपर के पुराने कैबिन में विल बायर्स बहुत दुखी है और अपनी माँ जॉयस को बताता है कि कैसे वेक्ना ने उसे एक जासूस की तरह इस्तेमाल किया। जॉयस उसे मैक्स के होश में आने की खुशखबरी सुनाती है, लेकिन विल का ध्यान इस बात पर अटका हुआ है कि आज वही दिन है जब उसे सालों पहले कैप्चर किया गया था। वो कहता है कि वेक्ना के खिलाफ उसकी लड़ाई बेकार है, क्योंकि वेक्ना ने जानबूझकर उसकी कमजोरी की वजह से उसे टारगेट किया था। विल ये राज खोलता है कि 1984 में जब वो पोजेशन में था, तो उसके दिमाग ने अनजाने में हॉकिंस के नीचे वो सारे टनल्स बना दिए थे। वो खुद को जिम्मेदार मानता है कि उसकी वजह से कितने लोग मारे गए। जॉयस उसे गले लगाती है और समझाती है कि हॉली का भागना इस बात का सबूत है कि अब वेक्ना बाकी बच्चों को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। हॉकिंस हॉस्पिटल में आर्मी की गाड़ियां भर भर के आती हैं और डीमन डॉग्स के हमले के बाद इलाके की तलाशी लेती हैं। बेसमेंट में विकी मैक्स के लिए एक व्हील चेयर लाती है। मैक्स सबको बताती है कि उसने हॉली को अपसाइड डाउन में
व्हीलर हाउस जाने को कहा है। जब वो लोग सोचते हैं कि सबसे नजदीक वाला गेट कैसे खोला जाए, तो कैरन समझ नहीं पाती कि बच्चे क्या बातें कर रहे हैं। तो बच्चे उसे अपसाइड डाउन की कहानी समझाने की कोशिश करते हैं। लोकस वॉकी टॉकी पर बताता है कि मिस्टर क्लार्क ने डस्टिन को ढूंढ लिया है। जब वो सब हॉस्पिटल से निकलने लगते हैं तो कैरन का संतुलन बिगड़ जाता है। विकी कहती है कि कैरन की चोटें अभी ताज़ा है और वो बाहर नहीं जा सकती। कैरन जिद करती है, लेकिन माइक उन्हें गले लगाता है और कहता है कि वो अपना ख्याल रख सकता है और हॉली को बचा लाएगा। कैरन रोती है और वहीं रुकने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद ये ग्रुप असली दुनिया के हॉकिंस लैब में पहुंचता है, जहां एरिका, मरी और मिस्टर क्लार्क उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मिस्टर क्लार्क अभी भी कंफ्यूज हैं कि अपसाइड डाउन क्या है, जबकि एरिका मैक्स को जिंदा देखकर हैरान रह जाती है। मरी बताता है कि उसने डस्टिन की आवाज सुनी थी कि उन्होंने हॉली को ढूंढ लिया है, लेकिन फिर सिग्नल कट गया। लैब के कोने में पहुंचकर एल अपनी शक्तियों से सिक्योरिटी कैमरास को तोड़ देती है, जिसे देखकर स्कॉट क्लार्क दंग रह जाते हैं। बाहर मैदान में एल उस लोहे की प्लेट को उठाती है जो पिछले साल बने हुए रिफ्ट यानी दरार के ऊपर लगाई गई थी। सब लोग उस दरार के जरिए अपसाइड डाउन में उतर जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात डस्टिन, नैन्सी, जॉनथन और स्टीव से होती है, जो उन्हें बताते हैं कि हॉली दोबारा गायब हो गई है। एमएसीजी बैरिक्स में बुरी तरह जख्मी कर्नल जैक सलिवन डॉक्टर के और लेफ्टिनेंट रॉबर्ट एकर्स को अपना बयान दे रहा है कि उसने वेक्ना की तबाही और शक्तियों को देखा है। बाहर आकर एकर्स डॉक्टर के से बदतमीजी करता है कि उनकी कोशिशें बेकार जा रही हैं। डॉक्टर के गुस्से में एकर्स को दीवार से लगा देती है और कहती है कि बच्चों की मौत की जिम्मेदारी उन पर है। जब वो चली जाती है तो एकर्स को खबर मिलती है कि हॉकिंस लैब में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। वहां जाकर वो देखता है कि एल ने स्टील प्लेट हटा दी है। वो समझता है कि एल अब लापरवाह हो गई है और हुक्म देता है कि वो लोग डायमेंशन में जाकर उसे ढूंढें। अपसाइड डाउन के WSQS रेडियो स्टेशन पर सब इकट्ठा होते हैं। विल और जॉयस ग्रुप से मिलते हैं और विल मैक्स से मिलता है। लोकस मैक्स को स्टेशन दिखाता है, लेकिन मैक्स रो पड़ती है कि हॉली अकेली रह गई है। लोकस उसे दिलासा देता है। तभी डस्टिन कहता है कि उसने हॉली की लोकेशन ढूंढ ली है। वो रिकॉर्डिंग बूथ के शीशे पर एक डायग्राम बनाता है और समझाता है कि अपसाइड डाउन एक टूटता हुआ पुल है जो स्पेस और टाइम को चीर रहा है। हॉकिंस की दूसरे छोर पर वो जगह है जिसे वो दी अबिस कहते हैं, जहां वेक्ना ने बच्चों को कैद किया हुआ है और जहां से सारे मॉन्स्टर्स आते हैं। जब एल ने 1983 में डेमीगॉगन को छुआ था, तब ये ब्रिज बना था। डस्टिन बताता है कि वेक्ना ने बच्चों को किडनैप इसलिए किया है ताकि वो उन्हें विल की तरह वेसल्स बनाकर आज रात नवंबर 6 को दोनों दुनियाओं को मिला सके। हॉपर कहता है कि वो लोग अपसाइड डाउन में वुल्फ पैक के बेस पर जाएं और किसी सोल्जर को मजबूर करें कि वो उन्हें अबिस तक उड़ा कर ले जाए, लेकिन बच्चे बताते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। फिर स्टीव को एक आइडिया आता है। वो बताता है कि अगर वो अपसाइड डाउन के करीब आने दें तो एल रेडियो टावर का इस्तेमाल करके वॉइड में जाकर वेक्ना पर हमला कर सकती है, लेकिन एल कहती है वो बहुत दूर होगी। तब नैन्सी याद दिलाती है कि अपसाइड डाउन का हॉकिंस लैब वेक्ना की ठिकाने के ठीक नीचे होगा और क्योंकि वहां वक्त रुका हुआ है, वहां की सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक्स अभी भी सही होंगे। काली कहती है कि वो भी एल के साथ वॉइड में जाकर वेक्ना से लड़ेगी। डस्टिन ऐड करता है कि उन्होंने एक्सोटिक मैटर के पास एक बम लगाया है जो उनके निकलते ही ब्रिज को तोड़ देगा। जब जॉयस और हॉपर टनल्स की तरफ चलते हैं तो हॉपर कहता है कि उसे काली पर भरोसा नहीं है और कसम खाता है कि अगर काली ने एल को खतरे में डाला तो वो उसे मार देगा। जॉयस उसकी बात समझती है और दोनों आखिरी बार गले मिलते हैं। स्टेशन के अंदर मैक्स और विकी विल से बात करती हैं। मैक्स विल को हिम्मत देती है कि वो हाइव माइंड में घुसे, हालांकि विल डरता है। मैक्स उसे याद दिलाती है कि वेक्ना रेचल केव से डरता है और हर किसी का कोई ना कोई डर होता है। बेसमेंट में माइक रॉबिन को अपना बनाया हुआ बम दिखाता है जो एक साइकिल की घंटी और D&D फिगर से चलता है। दूसरी तरफ सब बच्चे हथियार जमा कर रहे हैं। डस्टिन स्टीव को वही भाले देता है जो उसने और एडी मुनसन ने पिछले साल बनाए थे। लड़के एक दूसरे से माफी मांगते हैं कि उन्होंने अपसाइड डाउन में लड़ाई की थी और वादा करते हैं कि इस आखिरी जंग में वो एक दूसरे का साथ देंगे। एरिका और मिस्टर क्लार्क चर्च की छत से सिग्नल्स पकड़ रहे होते हैं। एल अपनी ताकत से मरी के ब्रैडलीज बिग बाय वाले ट्रक को सीधा कर देती है। फिर एल और काली वॉइड में यानी रूहानी तौर पर मिलते हैं। काली एल को समझाती है कि भागने से कुछ नहीं होगा, साइकिल चलती रहेगी। वो सजेस्ट करती है कि जब ब्रिज टूटे तो वो दोनों वहीं रह जाएं ताकि उन्हें भागना ना पड़े। उनकी बात तब रुकती है जब मरी ट्रक स्टार्ट करता है।
विल जॉयस के पास जाता है और उसे वो सच बताता है जो वेक्ना ने उसके साथ किया था। विल कहता है कि वेक्ना ने उसकी खुशियों को नजरअंदाज करके उसके सबसे गहरे राज का सामना करवाया। विल कहता है कि वेक्ना को हराने के लिए उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। माइक कमरे में आ जाता है तो विल सबको अंदर बुलाता है। विल घबराते हुए सबके सामने मान लेता है कि वो अपने दोस्तों से अलग महसूस करता है क्योंकि वो लड़कियों को पसंद नहीं करता। विल रोता है और कहता है कि उसे लगा था कि वो अपनी क्रश से आगे बढ़ गया है, लेकिन वेक्ना ने उसे डराया कि उसकी इस सच्चाई की वजह से उसके अपने उससे दूर हो जाएंगे। ये सुनकर जॉयस, एल, माइक, डस्टिन, लूकस, मैक्स, जॉनथन और रॉबिन सब बारी बारी से उसे गले लगाते हैं और वादा करते हैं कि वो उसे कभी नहीं खोएंगे। विल फिर एल से कहता है कि वेक्ना से लड़ने के लिए उसे एल के साथ रहना होगा। रात होती है और मरी ट्रक को तेजी से गेट की तरफ भगाता है। एरिका रेडियो पर हॉपर को गार्ड्स की पोजीशन बताती है और हॉपर उन्हें मार गिराता है। मेन बेस के अंदर नैन्सी ट्रक की छत से गोली चलाती है और डॉक्टर के और उसके आदमियों को रोकती है। हॉपर भागकर ट्रक में चढ़ता है जहां बाकी सब मौजूद हैं। ट्रक तेजी से अपसाइड डाउन में चला जाता है और डॉक्टर के हारती हुई देखती रह जाती है। कहानी का आखिरी हिस्सा कैमजॉट्स में होता है। हेनरी यानी वेक्ना वापस अपने इंसानी रूप मिस्टर वॉटसिट में आ जाता है और सोती हुई हॉली को बिस्तर पर लिटाता है। वो बाकी बच्चों को झूठ बोलता है कि मैक्स एक मॉन्स्टर थी। डेरिक नाम का बच्चा घर जाने की बात करता है, लेकिन बाकी बच्चे उसे चुप करा देते हैं। मैरी कहती है कि वो हॉली को वापस रोशनी में लाएंगे। जब हॉली जागती है तो बच्चे उसे घेरे हुए होते हैं। हॉली डेरिक से मदद मांगती है, लेकिन वेक्ना ने डेरिक को धमकी दी होती है कि अगर उसने कुछ बोला तो वो उसके परिवार को मार देगा, इसलिए डेरिक चुप रहता है। हॉली मौका देखकर मैरी को रेडियो से मारती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन थॉमस और रिबेका उसे पकड़ लेते हैं और मैरी उसका गला दबाने लगती है। हाथापाई में हॉली सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। बाद में हेनरी मोमबत्ती जलाता है और सब बच्चे डिनर टेबल पर हाथ पकड़कर बैठते हैं। जख्मी हॉली भी वहां बैठी है। हेनरी कहता है कि वक्त आ गया है और अपनी आंखें बंद करता है। सारे बच्चे ट्रांस में चले जाते हैं, उनकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और तभी घड़ी के घंटे बजने यानी क्लॉक चाइम्स की आवाज़ आती है और यहीं एपिसोड एंड होती है।